हेलो एवरीवन। ईवर्धम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ईवर्धम एजुकेशन आपका डिजिटल शिक्षा साथी, जिसका मिशन है हर क्लास स्मार्ट क्लास। मैं एस के शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स कोच, आपको क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से हम यहाँ पर फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका लेक्चर नंबर 1 हमने कवर किया था, प्रकाश का परिचय। प्रकाश की कुछ कुछ परिभाषाएं वहां पे पढ़ी थी। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, ऐसे कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ पर पढ़ी थी बेटे। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर उन्हीं में से, प्रकाश के गुणों में से एक टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर किन किन पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं वो क्या है बेटे। पहले नंबर पे हम यहाँ पर भी कुछ परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो अपने को पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तीसरे पॉइंट पे हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन में विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। चौथे पॉइंट पे हम कवर करने वाले हैं परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं या सम डेफिनेशंस इन रिफ्लेक्शन, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नंबर 5 पे कवर करेंगे बेटे परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 6 पे कवर करने वाले हैं वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब, रियल एंड वर्चुअल इमेज। आपकी क्लास 10 की बोर्ड के पेपर में सारी चीजें पूछी जाती हैं कि रियल इमेज क्या होती है, वास्तविक इमेज और आभासी इमेज के अंदर क्या अंतर होते हैं। इन चीजों को हम डिफाइन करेंगे और समझेंगे बेटे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जांपल्स करने वाले हैं, और यहाँ पर क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं सीपीपी2, को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं बेटे इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। सबसे पहले हम आते हैं बेटे, जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो क्या होता है बेटे, वही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो हमें 3 प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहली घटना का नाम है बेटे प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखो, ये लाइट किसी सतह पे आके गिर रही है, तो इस सतह से टकराने के बाद लाइट उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं बेटे प्रकाश का परावर्तन। और दूसरी फिनोमिना क्या होती है बेटे, जब लाइट किसी सतह पर गिरती है तो हमें क्या देखने को मिला बेटा, इस सतह पर गिरने के बाद इस प्रकाश का कुछ ना कुछ भाग क्या हो जाता है बेटे, इसके अंदर अवशोषित हो जाता है, जिससे सतह क्या हो जाती है बेटे, गर्म हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अवशोषण, या इसको बोलते हैं बेटे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और तीसरी जो फिनोमिना हमें देखने को मिलती है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जैसे ये लाइट किसी सतह पर गिरेगी तो कुछ लाइट इसमें से, इसके दूर एक माध्यम से, माध्यम 1 से माध्यम 2 में क्या होती है बेटे, आर पार चली जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, या इसको बोलते हैं बेटे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन तीनों को हम ये थोड़ा थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिटेल में अपने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्लास 10 के अंदर दे रखा है। ठीक है, देखें बेटे, ये आपका आपतित प्रकाश है जो किसी स्रोत से आ रहा होगा, किसी लाइट सोर्स से आ रहा होगा बेटे। ये आपतित प्रकाश है, ये आपतित प्रकाश किरण के रूप में इस सतह पर आके गिरता है। इसका नाम क्या है बेटे, इसको बोलते हैं सतह। सतह, या इंग्लिश में बोलते हैं बेटे इसको सरफेस, या इसको इंटरफेस भी हम बोल सकते हैं। इस सतह पर जैसे ही प्रकाश आके गिरता है, जिस बिंदु पर ये प्रकाश आके गिरता है उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। तो ये प्रकाश 3 भाग में क्या हो जाता है बेटे, डिवाइड हो जाता है। अभी पढ़ाया था। एक भाग होता है बेटे प्रकाश का परावर्तन, मतलब कुछ भाग या टकरा के, इस सतह से टकरा के उसी माध्यम में चला जाता है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा क्या था बेटे, दूसरा था प्रकाश का अवशोषण, जिसकी वजह से ये सरफेस क्या हो जाती है बेटे, गर्म हो जाती है। और तीसरा बताया था हमने कि कुछ प्रकाश इस सरफेस से आर पार हो जाता है, या इसमें से ट्रांसमिट हो जाता है, उसका नाम दिया था प्रकाश का अपवर्तन। अब एक बात बताओ बेटे, आपतित प्रकाश एक्चुअल में क्या है, आपतित प्रकाश एक्चुअल में प्रकाश एनर्जी ही होती है बेटे। आपतित प्रकाश क्या होती है बेटे, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा ही होती है। तो जब मान लेते हैं इस आपतित प्रकाश की ऊर्जा 100 जूल है बेटे, कितनी है, 100 जूल इस आपतित प्रकाश की ऊर्जा है। तो जब 100 जूल का आपतित प्रकाश इस सतह पर गिरता है तो इस प्रकाश की ऊर्जा भी 3 भागों में विभाजित हो जाती है। पहला होता है परावर्तित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है बेटे, कुछ ऊर्जा का भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ ऊर्जा का भाग इसमें से आर पार हो जाता है या अपवर्तित हो जाता है। तो एक्चुअल में जब लाइट किसी सतह पर गिरती है तो 3 प्रकार की आपको फिनोमेना देखने को मिलती है, घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है प्रकाश का अवशोषण, और तीसरा होता है बेटे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बेटे, अब देखते हैं कि जब प्रकाश सतह पर गिरता है तो इन तीनों प्रकार की घटनाओं में क्या क्या चीज कॉमन रहती है, क्या क्या चीज बदल जाती है। ठीक है बेटे, नोट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है अपवर्तन परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, दूसरा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य,
एवं आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि प्रकाश उसी माध्यम में रहता है। इसका क्या मतलब है बेटे, जब तक प्रकाश का आप माध्यम नहीं बदलेंगे, अपवर्तन में क्या, परावर्तन के अंदर क्या होता है, प्रकाश उसी माध्यम में विद्यमान रहता है बेटे, माध्यम बदलता नहीं है। और जब तक माध्यम नहीं बदलता, प्रकाश का चाल और तरंग दैर्ध्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और बेटे आवृत्ति तो कभी भी नहीं बदलती है, चाहे आप माध्यम बदलो चाहे ना बदलो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपकी बोर्ड की एग्जाम में पक्का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं बेटे, प्रकाश के परावर्तन में तो क्या क्या चीज बदलती है वो भी देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में ये ध्यान रखना बेटे, जो मैं पॉइंट टिक कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं बेटे, ये प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण का आयाम। अब आयाम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटे, अभी याद रखें। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण का आयाम और तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट थोड़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि सारा के सारा प्रकाश थोड़ी परावर्तित हो रहा है, कुछ उस सतह में क्या होता है बेटे, अवशोषित भी हो जाता है, कुछ उसमें से अपवर्तित भी हो जाता है। तो सारी की सारी ऊर्जा उसमें से परावर्तित नहीं होती है। कहने का मतलब परावर्तन के अंदर प्रकाश किरण का आयाम और तीव्रता में कमी आती है, क्योंकि उस ऊर्जा का, प्रकाश का कुछ भाग सतह के अंदर क्या हो जाता है बेटे, अवशोषित हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटे कि आयाम क्या होता है भाई। आयाम क्या होता है, किसी प्रकाश किरण का आयाम, आयाम को बेटा क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, ध्यान रखना। कि हायर क्लासेस के अंदर आप पढ़ेंगे, 9th क्लास में भी इसको पढ़ाया जाता है। आयाम क्या होता है, जब आप ध्वनि तरंगे पढ़ते हैं तो आयाम के बारे में पढ़ाया जाता है। ये मान लेते हैं कोई ध्वनि तरंग या कोई भी तरंग है, ये तरंग 1 है और ये तरंग 2 है। तो बेटा देखो, ये जो आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, एक तरंग का ग्राफ दे रखा है, ठीक है बेटे। तो इस वाली लाइन को, जो एक्स एक्सिस है, इसको बोला जाता है बेटे इंग्लिश में मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसका ज्यादा हम यूज करते हैं बेटे, हिंदी के अंदर भी यूज करते हैं मीन पोजीशन, या इसको बोलते हैं बेटे साम्यावस्था। साम्यावस्था, इसको साम्यावस्था भी बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं या मीन पोजीशन बोलते हैं। तो देखो बेटे, इसके ये माध्य अवस्था भी बोल सकते हैं, इसकी साम्यावस्था से, माध्य अवस्था से, मीन पोजीशन से किसी भी कण का या किरण का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है बेटे, आयाम कहलाता है। किसी भी तरंग का इस मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है बेटे, आयाम कहलाता है। इस किरण 1 का आयाम मान लेते हैं A1 है, और किरण 2 या वेव 2 या तरंग 2 का जो आयाम है वो मान लेते हैं बेटे आपका A2 है। तो बताओ किसका आयाम ज्यादा है, तरंग 1 का आयाम ज्यादा है और तरंग 1 का 2 का आयाम कम है। क्लियर है बेटे, कहने का मतलब जब ऊर्जा का विभाजन होता है, ऊर्जा का जब विभाजन होता है तो तरंग का आयाम भी बदल जाता है। ये हमेशा याद रखना है बेटे। क्या याद रखना है कि जो ऊर्जा जो होती है वो किसी भी तरंग के आयाम के स्क्वायर के क्या होती है बेटे, प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको याद रखना है। इस तरंग, दोनों तरंगों के अंदर A2 ग्रेटर देन क्या होगा बेटे, सॉरी A1 ग्रेटर देन क्या है, A2 है। तो बताओ किस तरंग की ऊर्जा ज्यादा है, इस तरंग A1 की ऊर्जा तरंग 2 से ज्यादा है। जो इस टाइप से तरंग चलती है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जो इस टाइप से तरंग चलती है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इस तरंग की लपेटे में अगर आ गए ना तो बेटे बचोगे नहीं, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसका आयाम बहुत ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। तो एक छोटा सा पॉइंट अभी याद रख के चलेंगे बेटे, कि किसी भी तरंग या ऊर्जा का जो मान होता है वो तरंग या प्रकाश के आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। याद रखेंगे बेटे। तो जब भी परावर्तन की या किसी भी टाइप की प्रोसेस होती है तो उसमें हमेशा लाइट का या प्रकाश की किरण का आयाम बदलेगा, ऊर्जा बदलेगी, ठीक है बेटे। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि तीव्रता क्या होती है बेटे, तीव्रता का भी सीधा सीधा संबंध प्रकाश की ऊर्जा से ही है बेटा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लेना, प्रकाश या किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की ऊर्जा के समानुपाती होती है। जैसे जैसे प्रकाश की ऊर्जा डिवाइड होगी उसकी आवृत्ति या तीव्रता भी, तीव्रता भी क्या होती है उसकी, डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन में ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है, कि कुछ पार्ट उसका अवशोषित हो जाता है, तो उस लाइट की या प्रकाश की तीव्रता भी कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है बेटे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। नोट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, अपवर्तित प्रकाश। अब हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं। अपवर्तित प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य, आयाम और तीव्रता चारों ही कम हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा प्रकाश थोड़ी अपवर्तित हो रहा है, उस अपवर्तन के अंदर परावर्तन भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कुछ अवशोषण भी हो रहा है। तो कहने का मतलब अपवर्तन के अंदर भी प्रकाश का वेग, क्योंकि बेटा अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम आपका बदल जाता है। ये आपका माध्यम 1 था और ये माध्यम 2 में लाइट चली जाती है इस टाइप से,
तो क्या होता है बेटे, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जब प्रकाश गुजरता है तो उसकी चाल बदलती है, चाल बदलने के साथ साथ उसकी तरंग दैर्ध्य भी बदलती है, आयाम तो बदलता ही है, आपकी तीव्रता भी बदलती है। एक चीज सेम रहती है, उसका नाम होता है प्रकाश की आवृत्ति, वो कभी भी चेंज नहीं होती है बेटे, ये आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, अपवर्तित प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, आयाम और तीव्रता कम हो जाती है क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित और अवशोषित हो जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। इस टाइप के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस चीज में, परावर्तन में क्या क्या चीज बदलती है, अपवर्तन के अंदर क्या क्या चीज चेंज नहीं होती है, क्या क्या चीज हो जाती है, ये आपको याद रखना है। नोट नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन, अवशोषण और अपवर्तन तीनों घटनाओं के अंदर एक चीज कॉमन रहती है बेटा, ध्यान रखना, जो कभी नहीं बदलती है, उसका नाम है आवृत्ति। क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन, अवशोषण और अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर करती है बेटे, प्रकाश की जो आवृत्ति का मान होता है वो प्रकाश के सोर्स पे डिपेंड करती है। जब तक आप प्रकाश का सोर्स चेंज नहीं करोगे उसकी आवृत्ति भी चेंज नहीं होगी बेटे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनेंगे, जो हमने टॉपिक पढ़ा इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव। देखें बेटे, यदि वायु में, वायु क्या होता है बेटे, प्रकाश का माध्यम हो गया, यदि वायु में प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य कितनी है बेटा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति उसकी स्मॉल एन दे रखी है, वेग उसका v है और तीव्रता उसकी I है। यदि यह प्रकाश किरण जल में प्रवेश करती है, तो वायु से जैसे जल में प्रवेश करेगी तो क्या हो गया बेटा, उसका माध्यम बदल गया। जैसे ही प्रकाश किरण जल में प्रवेश करती है तो ये मान क्रमशः लैम्डा डैश, एन डैश, वी डैश और आई डैश हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? एक बात बताओ बेटे, जब आपकी जो लाइट है, यह प्रकाश जो है बेटे, कहां से कहां जा रही है बेटे, वायु से किधर जा रही है बेटे, जल में जा रही है। वायु से जल में जब जाती है तो माध्यम आपका बदल गया। जब माध्यम बदल जाता है तो माध्यम बदलने से क्या क्या चीज बदल जाएगी। पहली बात तो जो आपकी वेलोसिटी है ये v1, v इज नॉट इक्वल टू v डैश, पहला याद रखना बेटे। आपके वेग समान नहीं रहेंगे, वेग बदल जाते हैं। जब वेग बदलता है तो आपकी प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा डैश, ये भी याद रखेंगे, ये इक्वल नहीं होते हैं बेटे। क्यों नहीं होते हैं, सुनो मेरी बात, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश की वेग होता है वो उसकी तरंग दैर्ध्य के समानुपाती ही होता है। अगर माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग घट जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी घट जाएगी, अगर वेग बढ़ रहा है तो तरंग दैर्ध्य भी बढ़ जाती है। समझ रहे मेरी बात? तीसरे पॉइंट पे क्या है बेटे, आपकी आवृत्ति, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर, जल और वायु के अंदर आपकी जो आवृत्ति का मान है वो भी क्या हो जाएगा बेटे, बदल जाएगा। एक चीज ऐसी होती है जो नहीं बदलती है, उसका नाम होता है प्रकाश की किरण की या प्रकाश किरण की आवृत्ति, वो हमेशा सेम रहती है, n इक्वल टू एन डैश। तो बताइए बेटा आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है भाई। इस टाइप से टिक मारना है। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पढ़ाया था उसी टॉपिक से आपका सॉल्व होगा बेटे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक जो आपके पेज नंबर 148 149 पे लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। 9.1 वाला यहाँ पे पॉइंट है बेटे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम तीन फिनोमेना, तीन घटनाएं पढ़ी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अवशोषण और प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आपकी क्लास 10th के अंदर है, और जो आपका अवशोषण है ये कोई छोटा मोटा ही टॉपिक है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, तो हमने टॉपिक उठाया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटे, प्रकाश की वह प्रक्रिया। अब देखो बेटे, आपने एक टॉपिक कवर किया था, या अगर मान लो मैं इस सरफेस को एक उच्च कोटि की पॉलिश कर देता हूं। पॉलिश का मतलब जब लाइट जब इसके ऊपर गिरेगा, हम मान के चलते हैं कि इस यहां से लाइट दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा, उसको बोलते हैं उच्च कोटि की पॉलिश करना। ठीक है बेटे, तो इसमें क्या करते हैं बेटे, अगर हम प्रकाश की वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरण उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कैसे? मान लेते हैं बेटा ये क्या कहलाती है आपकी, ये आपका कोई मिरर है, मिरर में क्या होती है, नीचे की साइड में उच्च क्वालिटी की पॉलिश करते रखते हैं बेटा। इसमें यहाँ पर हम सिल्वर्ड पॉलिश करके रखते हैं, सिल्वर कलर की होती है बेटा, चांदी की जैसे कलर की होती है, और येलोइश कलर की होती है थोड़ी सी, उसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश करते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जब इस पे लाइट गिरेगी तो इसमें से सारी 99% लाइट क्या होगी बेटे, परावर्तित हो जाती है। अवशोषण और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है, जो अपवर्तित लाइट है, वो नेग्लिजिबल मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है।
तो ये मान लेते हैं सतह है, इसका नाम होता है बेटे परावर्तक पृष्ठ, या इसको बोलते हैं समतल दर्पण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इस सतह का क्या कहलाता है बेटे, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब क्या होता है, किसी भी परावर्तक पृष्ठ का या समतल दर्पण का जो लंबवत रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं बेटे, हम अभिलंब बोलते हैं। अब इस अभिलंब से एक आपतित किरण आ रही है, मान लेते हैं लाइट की किरण है, जो इस अभिलंब से कितना एंगल बना रही है बेटे, एंगल आई बना रही है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है बेटे। ये आई एंगल पर आके गिरती है, इस आई को बोलते हैं बेटे आपतित कोण, या इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है बेटे, ये जिस एंगल पे आती है, आई पे आती है, और मान लेते हैं ये किसी कोण आर पर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसको बोलते हैं बेटे परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण है, इस पॉइंट जिसको बोलते हैं आपतन कोण पर आके टकराती है, अविलंब से आई कोण पे आती है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और आर कोण पर यहां से वापस चली जाती है, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये पूरी घटना क्या कहलाती है बेटे, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लीजिए बेटे, प्रकाश की वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, सेम माध्यम में बेटा, माध्यम परावर्तन में चेंज नहीं होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपको यहाँ तक क्लियर होगा।